हेलो एवरीवन। तो आज है नवरात्र का पहला दिन और पहले दिन ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की क्लास फर्स्ट। तो सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस यानी जो अलग अलग प्रकार के लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, नेम ऑफ कंसोलिडेटेड कोड्स ऑफ लॉस, यानी अभी हाल में सरकार ने बहुत सारे लॉज थे इसलिए उनको कंसोलिडेट करके यानी उनको मिक्स करके सिर्फ 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि थोड़ा आसान हो जाए उसे समझना। तो वो कौन से कंसोलिडेटेड कोड्स हैं, जो 4 कंसोलिडेटेड कोड्स हैं उनके नेम क्या हैं इसमें हम जानेंगे और इलेबरेट फर्स्ट कोड ऑफ लॉ इन डिटेल। और उसके साथ उन 4 कोड में एक कोड को हम पूरा इलेबरेट करेंगे यानी उसको पूरा डिटेल में समझेंगे और एक एक वीडियो में हम एक एक कोड को समझते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वेज कोड के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस क्या है। लेबर लॉज इन इंडिया रिफर टू द लीगल फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी लेबर लॉज जो होते हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क को तैयार करते हैं, एक लीगल रूप को तैयार करते हैं ताकि जो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, उसको रेगुलेट कर सके यानी उसको नियंत्रित कर सके। एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनकी कंपनी होती है, जिनका सेक्टर होता है और जो जिनको एम्प्लॉयज़ चाहिए यानी अपनी कंपनी या सेक्टर में काम कराने के लिए, और एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो सैलरी के रूप में यानी सैलरी ले करके उस एम्प्लॉयज़ के इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री में, सेक्टर में काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप ठीक ठाक चले, आराम से चले, बिना किसी प्रॉब्लम के चले, इसको रेगुलेट करने के लिए लेबर लॉस का निर्माण होता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस कहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ लेबर का रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। दिस लॉस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स। अब ये लॉस बने तो इसमें कई एस्पेक्ट्स कवर होंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट मतलब अब अगर एम्प्लॉयर्स की फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी इंडस्ट्री, उसकी फैक्ट्री बढ़ रही है तो एक प्रकार से वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है क्योंकि वो कमा पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जहाँ पे बेरोजगारी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी नहीं है तो वो बेरोजगार नहीं है क्योंकि उसकी कंपनी अच्छी चल रही है, और चूंकि उसने एम्प्लॉय को काम दिया है तो वो भी सैलरी कमा रहा है यानी वो भी बेरोजगार नहीं यानी वो भी एम्प्लॉयमेंट है। तो एक दूसरे को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, सच एज वेजेस, वर्किंग आवर्स। इसके साथ और भी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं जैसे वेजेस यानी जो तनख्वाह दी जा रही है, वर्किंग आवर्स यानी कितने घंटे काम करना है, लीव पॉलिसीज यानी एक महीने में या एक साल में कितनी छुट्टियां देनी है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स यानी जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया, सोशल सिक्योरिटी यानी अभी तो वो काम कर रहा है लेकिन बुढ़ापे के लिए पेंशन स्कीम वगैरह रखी गई है कि नहीं, इंश्योरेंस रखे गए हैं या नहीं, या उसकी फैमिली के लिए भी कुछ इंश्योरेंस सिक्योर किए गए हैं कि नहीं, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप ठीक ठाक चले उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉस बनाए गए हैं। तो इंडिया हैज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लेबर लॉस, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था लेबर लॉस का, यानी बहुत जटिल थे लेबर लॉस, इतने हार्ड लेबर लॉस थे जिन्हें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय ही नहीं समझ पा रहे थे तो कोई आम व्यक्ति क्या समझेगा। इसीलिए जो सरकार है उसने कंसोलिडेट करके यानी बहुत छोटे रूप में 4 कोड को तैयार किया है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है की लेबर लॉज इन इंडिया इंक्लूड। अब यहाँ पर हम कुछ लेबर लॉज के नाम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कई सारे लेबर लॉज हैं तो उनमें से कुछ के नाम हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, द माइंस एक्ट, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन एक्ट को भी हमें पढ़ना होगा लेकिन एक एक वीडियो में हम पढ़ेंगे इसे। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड द एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ये सारे एक्ट, ये सारे लॉज हैं और इसके अलावा भी कुछ और लॉज हैं। तो इतने सारे लॉज होने की वजह से व्यक्ति की समझना बहुत मुश्किल हो गया था, इसी वजह से सरकार ने इन सारे एक्ट, इन सारे लॉज को कंसोलिडेट करके, कंसोलिडेट का मतलब है मिक्स करके, सिर्फ 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अभी 2019 और 20 में किया गया तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उन 4 लेबर कोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये 4 लेबर कोड पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें इन लॉज को भी पढ़ना है क्योंकि ये पुराने लॉज से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। The primarily objective of labor law in India is to safeguard the interest of workers and ensure they are not exploited by employer। यानी जो लेबर लॉज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है यानी जो छोटा कामगार है उसको किसी प्रकार से एक्सप्लॉयड ना किया जाए, यानी ऐसा ना हो कि उससे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, बहुत घंटे काम करा रहे हैं कि उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि उससे काम तो बहुत करा रहे हैं लेकिन उसको वेज यानी कि उसको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, या
हम उसको पेंशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं या एक्स्ट्रा और काम करा रहे हैं, लेकिन उसका पेमेंट उसको नहीं कर रहे हैं, यानी कई प्रकार से उसका एक्सप्लॉयटेशन करती हैं कंपनियां। इसको रोकने के लिए ही, एम्प्लॉयर्स के इस मनमानी को कम करने के लिए ही लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन को बनाया गया है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेबर लॉज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट, इंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशन एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस इन वर्क प्लेस। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे लेबर लॉज क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है। एक तो वर्कर्स के राइट, यानी वर्कर्स के राइट होने चाहिए, उनको वेजेस सही हो, उनका वर्किंग कंडीशन सही हो, उनके हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, मतलब हर प्रकार से उनको सिक्योर किया जाए। इंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे सब वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि केमिकल फैक्ट्रीज होती है, न्यूक्लियर फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे भी वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो उनकी उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि काम करने के दौरान उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए या वो बहुत ज़्यादा हानिकारक रूप से प्रभावित हो जाएँ और उनकी लाइफ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी हमें इंश्योर कराता है लेबर लॉज। एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस यानी वर्क प्लेस पे उनका एक प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है किसी भी रूप से, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। लेबर लॉज हेल्प टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर बाय इंश्योरिंग दैट वर्कर्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड प्रोवाइडेड विद बेसिक प्रोटेक्शन। अब लेबर लॉज यहाँ पे ये भी हेल्प करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का काम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब वित्तीय स्थायित्व। वित्तीय स्थायित्व का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी भी इस वजह से चल रही है। जब कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम करेगा तो वो इंडस्ट्री चलेगी यानी इकोनॉमी बढ़ेगी। और जब वो वर्कर को सैलरी मिलेगी तो वो वर्कर भी बाहर जाके किसी दुकान से या किसी मॉल से या कहीं से भी सामान खरीदेगा, तो वो मॉल वो दुकान भी चलेगी, तो इससे भी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ओवरऑल दोनों के आराम से काम करने से, ठीक से काम करने से इकोनॉमी भी चलेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरल माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ और मेरा यही फोकस है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर पहली बार आप लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Prior to the introduction of labor laws, workers in India are often subjected to long hours, low wages and poor working condition, leading to exploitation and injustice. तो होता क्या था, जो बहुत पहले जब ये वर्कर्स ने काम करना स्टार्ट किया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उन्हें बहुत लॉन्ग घंटे यानी कई घंटे काम कराया जाता था, बहुत कम वेजेस दिया जाता था, बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस होती थी और इसी प्रकार उनका बहुत शोषण होता था और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था, इनजस्टिस होता था। इसी कारण लेबर लॉज का निर्माण हुआ। तो लेबर लॉज वर इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स एंड इंश्योर दैट एम्प्लॉयज ट्रीट देयर एम्प्लॉयज फेयरली। यानी इसी वजह से लेबर लॉज को बनाया गया ताकि वर्कर्स के राइट को इंश्योर किया जा सके और एम्प्लॉयज़ को ये बताया जा सके कि उन्हें एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करना है, वो भी एक इंसान है आपके जैसे ही, तो उन्हें भी अच्छे से आपको ट्रीट करना है। लेबर लॉज हेल्प टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। यानी लेबर लॉज एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर के बीच जो डिस्प्यूट है उसे हटाता है। डिस्प्यूट मतलब जो उनके बीच लड़ाई झगड़ा है उसको कम करता है। इसीलिए लॉज बनाए गए कि लॉज के माध्यम से एम्प्लॉयज़ सारा काम करवाएंगे एम्प्लॉयज़ से और जो एम्प्लॉयज़ है वो भी ढंग से काम करेगा, तो एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या किया गया है 4 कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो लोकसभा ने 22 सितंबर 2020 को 3 न्यू लेबर कोड्स को पास किया है। वो 3 लेबर कोड्स कौन से हैं? द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। तो ये 3 कोड पास किए गए हैं 2020 में और एक कोड पास किया गया था 2019 में। तो टोटल 4 कोड बनाए गए हैं, यानी बहुत सारे लॉज को 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। दीज 3 labor code are part of the government's reform formulation in order to simplify India labor legislation and improve the ease of trade and commerce in the nation। यानी बहुत सरल करने के लिए ही इन सारे लॉस को कंसोलिडेट किया गया ताकि सबको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर आर ओवर 100 स्टेट एंड 40 सेंट्रल लॉ। यानी कि आप देख लीजिए 100 तो स्टेट लॉस थे और 40 सेंट्रल लॉस थे, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत 100 लॉस बनाए गए थे और केंद्र सरकार के अंतर्गत 40 लॉस। इतने सारे लॉस कौन जान सकता है, इसीलिए इन सारे लॉस को कंसोलिडेट करके 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो 4 कोड कौन से हैं, इन्हें हमें अच्छे से समझना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेबल है जिसमें ये सारे पहले जो लॉस थे वो सारे के सारे हैं और ये वो कोड है 4। ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, अभी तीसरा चौथा भी आएगा। तो अब इसको इसके अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है
कि हम आज पहला कोड पढ़ने वाले हैं, कोड ऑन वेजेस। अब ये कोड ऑन वेजेस के अंदर कौन कौन से लॉस को डाला गया है। तो कोड ऑन वेजेस के अंतर्गत पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये चार पहले अलग से एक्ट थे, अलग से लॉस थे। इन चारों को एक कोड में डाल दिया गया, कोड ऑन वेजेस उसको कहा गया। तो इसी प्रकार ये दूसरा है, इसके अंतर्गत इतने सारे आते हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी और भी हैं इसमें, ये देखिए जो अभी आपने देखा उसमें इतने सारे हैं। ये तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसके अंतर्गत ये इतने आते हैं। और ये है चौथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत इतने आते हैं। तो ये इतने सारे लॉज थे जिन्हें हमें अभी, खैर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं 20-25 जिन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन है, स्टेट इंश्योरेंस है, इन्हें तो पढ़ना ही है। आगे चार कोड को कवर करने के बाद हमें इन एक्ट और इन लॉस को भी कवर करना है, लेकिन पहले हम चार कोड को कवर करेंगे क्योंकि ये 2019 और 20 में बनाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कोड ऑन वेजेस, फर्स्ट कोड। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेबर का जो रिफॉर्म किया गया है बिल को, उसके अंतर्गत चार कोड मैंने बताया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। अच्छे से आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि लेबर लॉस की डेफिनेशन क्या है। वैसे ये पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। लेबर लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन विच डील्स विद लीगल राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्किंग पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी लेबर लॉज एक प्रकार की बॉडी है लॉज एंड रेगुलेशन की, जो डील्स कराती है लीगल राइट्स और रेस्ट्रिक्शन करती है जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं पीपल्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच, उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो काम करने वाले उनके बीच एक सामंजस्य बना रहे। इसको ध्यान में रखा जाता है लेबर लॉज के अंतर्गत। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। इट मीडिएट्स मल्टीफेसिटेड एक्सपेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। यानी इसके अंतर्गत स्टेक होल्डर आते हैं, ट्रेड यूनियन आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं और एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। लेबर लॉज डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर, यूनियन मेंबर एंड एम्प्लॉयर्स इन द वर्क प्लेस। तो इसके अंतर्गत वर्कर्स हैं, यूनियन मेंबर्स हैं एंड एम्प्लॉयर्स हैं। जनरली लेबर लॉ क्या क्या कवर करता है, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर करता है, यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ यूनियन। जब इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा तो एक यूनियन बनेगी, उसको सर्टिफाई करेगा। लेबर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग जनरल हॉलीडेज, एनुअल लीव, वर्किंग आवर्स, अनफेयर डिसमिस, मिनिमम वेज, ले ऑफ प्रोसीजर एंड सर्वेलेंस पे। तो ये सब वही है जो अभी मैंने आपको बताया। अब इससे पहले कि आप पीडीएफ के बारे में पूछे तो मैं आपको पहले भी बता दूं, एक पीडीएफ का मैंने पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप उस पूरे पीडीएफ के बारे में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूपीएससी ईपीएफओ जो एपीएफसी के लिए हमारा सिलेबस है वो इस साइड दिया है, और जो ईओ के लिए सिलेबस इस साइड दिया है। तो जो एपीएफसी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कल्चर, हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, इंश्योरेंस, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको 499 में मिल जाएगी। और ईओ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ और की जो पूरी पीडीएफ है, यानी इतने जो टॉपिक्स हैं उसकी पीडीएफ आपको 399 रुपये में मिल जाएगी। लेना चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ एक नंबर भी शेयर कर दूंगी हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये इससे रिलेटेड अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसका कंप्लीट एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, तो उस वीडियो को आप देख लें। चलिए, तो यहाँ से हमारा वे जो कोड स्टार्ट होता है जिसे हमें अब देखना है। तो द कंप्लेंट्स विद द लेबर लॉ लेजिग्नेशन इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंबरसन प्रोसेस एंड इज ऑफन रिगार्डेड एज अ बॉटलनेक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी बिजनेस को करने के लिए जब लेबर लॉस पहले थे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, उन्हें समझना बहुत मुश्किल था। इसको सॉल्व करने के प्रोस्पेक्टिव से द यूनियन गवर्नमेंट ने एक सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर लॉ इसको बनाया, जिसने जून 2002 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इस कमीशन ने कहा और रिकमेंड किया कि जो लेबर लॉज हैं इनको हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे और ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स में करेंगे। जो मैंने अभी 4 आपको बताया ना कोड, वो 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करके डाल देंगे। एक्टिंग ऑन द रिकमेंडेशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू इनेक्ट 4 लेबर कोड सबस्यूमिंग 29 लेबर लॉ लेजिग्नेशन। द कोड ऑन वेजेस 2090 is the first of lot to get the legislative approval and subsequently the assent of the President of India on August 8, 2019। यानी 8 अगस्त 2019 को पहला जो कोड वे जो कोड है वो इस कमीशन यानी सेकेंड नेशनल कमीशन के द्वारा अप्रूव कर दिया गया और प्रेसिडेंट के साइन भी हो गया, तो बिल्कुल ये अप्रूव हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वेज कोड के, ये वेज कोड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये है वेज कोड,
जो 2019 में आया। इसमें सबसे पहला है कि यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है इज अप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज ड्रॉइंग वेजेस इक्वल टू और बिलो अ स्टेचुरी लिमिट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। यानी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो अप्लाई किया गया है एम्प्लॉयज़ पे कि उनको जो वेज मिले वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रूप से मिले, यानी एक समान रूप से मिले, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। और बिलो अ स्टेचुरी लिमिट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो कि सरकार निर्धारित करेगी कि कितना मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए, ये अप्लीकेबल होगा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर। द वेज कोड नाउ इन्वेजेस यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेज सीलिंग एंड सेक्टर। यानी वही बात की गई है कि जो ये वेज कोड है ये निर्धारित कर रहा है कि यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी हो, यानी एक समान रूप से सबको जो वेज है वो टाइम पे मिले, और जो मिनिमम वेज एक जो सरकार निर्धारित करेगी उसी हिसाब से मिले। मिनिमम वेजेस एक्ट टू ऑल एम्प्लॉयज़, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी सीलिंग किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से एक रूप से जो वेज है वो मिलना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। अब यहाँ पे वेज को भी बताया गया कि वेज क्या होता है। द डिफिनेशन ऑफ वेज नाउ हैज़ 3 पार्ट्स एंड इंक्लूजन पार्ट, स्पेसिफाइड इंक्लूजन एंड कंडीशन विच लिमिट द क्वांटम ऑफ एक्सक्लूजन। यानी इसके अंतर्गत वेज के अंतर्गत क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है ये डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि वेज यानी जो सैलरी मिलती है उसमें आप देखते हैं ना, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारे होते हैं। तो इसमें क्या क्या रखना है, तो जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें वेजेस के अंतर्गत बेसिक पे आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा एंड रिटेनिंग अलाउंस, दैट्स इट। बस इतना ही आएगा वेज के अंतर्गत। इसके अलावा जो आता है वो वेज के बाहर है, यानी उसको एक्स्ट्रा रूप से दिया जाता है। उसमें क्या क्या है, जैसे कि स्टेचुरी बोनस हो गया, हाउस एकोमोडेशन, यूटिलिटी, लाइट, वाटर, मेडिकल, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग कंसेशन सम पेड टू डिट्रे स्पेशल वर्क एक्सपेंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, रिम्यूनरेशन पेबल अंडर सेटलमेंट, ओवर टाइम अलाउंस, कमीशन, ग्रेट्यूटी, इंट्रेचमेंट, कंपनसेशन। तो ये सारे एक्स्ट्रा हैं, तो इनको आपको याद रखना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वेज के अंतर्गत क्या आता है, बेसिक पे आता है, डियरनेस अलाउंस आता है और रिटेनिंग अलाउंस आता है। तो इसके अलावा जो बच गया वो उसके बाहर आता है। The specified inclusion, however, may not exceed 50% of all remuneration and in the event or exceeding। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो भी आपकी सैलरी है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है, ये जो हाउस रेंट अलाउंस, रिम्यूनरेशन, ग्रेट्यूटी, प्रोविजन फंड जो दिया जा रहा है, ये आपकी सैलरी के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो इसका 50% हो गया आपका 50,000, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बस ध्यान रखना है, सैलरी के 50% से ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देनी है। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिक्सिंग द मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज को कितना फिक्स किया गया है। द कोड प्रोहिबिट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेज। यानी जो मिनिमम वेज निर्धारित किया गया उससे कम मिनिमम वेज नहीं दिया जा सकता। मिनिमम वेज विल नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम वेज जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी, उसको नोटिफाई करेगी। दिस विल बी बेस्ड ऑन टाइम और नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड। ये कैसे निर्धारित होगा, ये टाइम और जो भी जितना भी वहाँ पे काम हो रहा है, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। द मिनिमम वेजेस विल बी रिवाइज्ड एंड रिव्यूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 ईयर। और हर 5 साल के अंतराल पर, यानी हर 5 साल के बाद जो ये मिनिमम वेज है इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिर से रिवाइज किया जाएगा, यानी इसको चेंज भी किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। वाइल फिक्सिंग मिनिमम वेज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में टेक इनटू अकाउंट फैक्टर। और जब ये मिनिमम वेज को फिक्स करेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो 2 बातों का ध्यान रखेगी, स्किल ऑफ वर्कर्स और डिफिकल्टी ऑफ वर्क। यानी स्किल वर्कर की क्या है और वर्क की डिफिकल्टी क्या है, इन 2 बातों को ध्यान में रखकर ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज को फिक्स करेगी। और मिनिमम वेज हर 5 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओवर टाइम देख लेते हैं। द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स द नंबर ऑफ हार्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। इसके अलावा जो भी ओवर टाइम है उसको भी निर्धारित करने का काम करेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इन केस एम्प्लॉयज वर्क इन एक्सेस ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग डे दे विल बी इंटाइटल्ड टू ओवर टाइम वेज विच मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वर्कर की जो वर्किंग टाइम है वो है 7 घंटे, लेकिन आपने उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कराया और उस 2 घंटे की जो सैलरी बनती है वो बनती है 2,000, तो आपको उसका डबल देना है, ट्वाइस। यानी कि 2,000 नहीं, अब उसको आपको 4,000 देना है उस एक्स्ट्रा 2 घंटे का। यानी जो भी एक्स्ट्रा काम कराएंगे उसमें जितने घंटे की जितनी सैलरी होती है, 1 घंटे की जितनी सैलरी होती है उस सैलरी का डबल देंगे। यानी अगर 1 घंटे की सैलरी 1,000 है तो हमें उससे 2,000 देनी पड़ेगी। बस इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस के अंतर्गत क्या आता है। यानी
किस किस टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप कॉइन से दे सकते हैं, करेंसी नोट से दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट में सीधे डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी डाल सकते हैं। और जो वेज पीरियड है वो कैसा कैसा है, डेली यानी जो कई आपने लेबर देखे होंगे एक दिन का काम करते हैं तो डेली भी पेमेंट दिया जा सकता है, वीकली यानी सप्ताह में दिया जा सकता है, फोर्टनाइटली यानी 14 दिन के बाद दिया जा सकता है, या मंथली तो दिया ही जाता है। डिडक्शन क्या क्या होगा यानी कैसे कैसे काटा जाएगा वेज को, तो अंडर द कोड ऑन एम्प्लॉयज वेजेस में बी डिडक्शन ऑन सर्टन ग्राउंड यानी अगर कोई फाइन लग गया तो काटा जाएगा, अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी यानी ड्यूटी से अगर अब्सेंट है तो काटा जा सकता है, एकोमोडेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के द्वारा कोई एकोमोडेशन है तो उसमें इसको डिडक्ट किया जा सकता है, रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन टू द एम्प्लॉय अगर कोई एडवांस में पैसा दिया गया है तो उसको रिकवर करने के लिए भी डिडक्ट किया जा सकता है यानी काटा जा सकता है। अब ये ध्यान देना है, दिस रिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द एम्प्लॉयज टोटल वेज यानी जो एम्प्लॉयज़ का टोटल वेज है उसके 50% से ज़्यादा आप उस काट नहीं सकते, चाहे वो फाइन हो या एडवांस सैलरी को आप काट रहे हैं या कोई भी चीज़ हो, 50% ही काटा जा सकता है, डिडक्ट किया जा सकता है। पेमेंट ऑफ वेजेस में हम देखेंगे क्या आता है, सेटलमेंट पीरियड फॉर मंथली वेजेस हैज़ नॉट स्पेसिफाइड एज ऑन द 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ऑन अगेंस्ट 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ यानी सीधी सी बात है कि जो भी सैलरी एक महीने की आपको बन रही है वो आपको उस पूरे महीने के अंतर्गत और जो नेक्स्ट महीना आने वाला है उसकी 7 तारीख से पहले पहले दे देनी है, उसके बाद नहीं। यानी 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ यानी जिस मंथ में वो काम कर रहा है उस मंथ के 7 तारीख तक सैलरी दे दी जानी चाहिए। इन केस द एम्प्लॉयज इज रिमूव्ड, डिसमिस्ड, इंट्रेंच्ड, रिजाइन्ड और बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट द वेज आर रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन 2 वर्किंग डेज यानी अगर कोई भी ऐसी केस बनता है जिसमें कि एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है कोई भी कारण से, चाहे वो फैक्ट्री बंद हो गई हो या उस वर्कर को ही हटा दिया गया हो या वो वर्कर खुद हटना चाहता हो, तो उसकी जो भी सैलरी है वो आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर दे देनी है। वर्किंग डेज यानी जो छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे कई जगह छुट्टी होती है, उनको वर्किंग डेज में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा जो दिन है उनको वर्किंग डेज में गिना जाता है, 2 दिन के अंतर्गत ये सैलरी दे देनी है। द अर्लियर एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी स्पेसिफिक टाइमलाइंस फॉर रेजिग्नेशन केसेस, जो पहले के जो एक्ट्स थे उसमें ये नहीं दिया गया था कि ये जो सैलरी है अगर आपका वर्कर हट जाता है तो उसको कितने दिन में देनी है, मगर अब ये निर्धारित कर दिया गया है कि 2 दिन के अंतर्गत दे देनी है। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फिलिंग द क्लेम्स फॉर मिनिमम वेजेस बोनस इक्वल रिम्यूनरेशन बाय वर्कर हैज़ बीन रेज्ड टू 3 years एज अगेंस्ट द वेरिंग पीरियड बिटवीन 6 months to 2 years यानी पहले ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति को जो वर्कर काम कर रहा है और वो मिनिमम बोनस उसको मिल रहा है या इक्वल रिम्यूनरेशन वगैरह दिया जा रहा है वर्कर को, अगर वो नहीं दिया गया तो 3 साल तक वो ये कह सकता था कि आप हमें ये दे दीजिए, आपका जो भी बोनस था आपने 3 साल हो गए अभी तक नहीं दिया, लेकिन अब उसको घटा दिया गया है कि 6 month से लेकर 2 साल के अंदर ही अंदर आपको वो दे देना है। तो ये हो गया पेमेंट ऑफ वेजेस। अब मिनिमम वेजेस देख लेते हैं कितना देना है। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो मिनिमम वेज है वो सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, ये आगे आने वाले वीडियोस में आप जानेंगे। और जो वेज कोड है ये एम्पावर करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो फिक्स करे ऑल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए डिस्क्राइब है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रकार की हमारे यहाँ पे लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये जो वेज कोड्स आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, आपने सुनी होंगी 3 सूचियाँ। इन्हीं में से जो ये वाला आता है ये आता है समवर्ती सूची में। उसका मतलब होता है कि इसमें जो सरकार है वो सेंट्रल भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फिक्स कर सकती है वेज को ऑल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और स्टेट भी बना सकती है। और वो किस चीज़ के लिए कौन सी बनाएगी, इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी उसी चीज़ के लिए जो भी सरकार निर्धारित की गई है। और इसके साथ जो फ्लोर वेज है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्लोर वेज क्या होता है ये आगे आने वाले वीडियो में अभी आप जानेंगे थोड़ी देर बाद। इसके अलावा जो वेज कोड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्पावर किया गया है और उसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्लोर वेज को फिक्स करेगी। और जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वर्कर का, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं तो वहाँ आपको जो हाउस लेंगे रेंट पे लेंगे उसका जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। अगर आप दिल्ली में ले रहे हैं तो उससे मुंबई की अपेक्षा थोड़ा सा लो हो सकता है। या मान लीजिए आप कहीं और ले रहे हैं, कलकत्ता वगैरह में ले रहे हैं, तो वहाँ पर अलग हो सकता है। तो जो भी जियोग्राफिकल एरिया है उस हिसाब से मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा और फ्लोर वेज भी सेट किया जाएगा कि किस हिसाब से वहाँ पे ये सेटिंग करनी। फ्लोर वेज का मतलब ही आप समझ सकते हैं, फ्लोर मतलब जो ज़मीन आप लेते हो ना, फ्लोर तो रेंट पे लेते हो तो उसके ऊपर जो वेज दिया जाता है, जो सरकार की ओर से देते हैं ना, रेंट अलाउंस और हाउस अलाउंस, वो सब उसके अंतर्गत जो जियोग्राफिकल एरिया के तहत सरकार इसको डिसाइड करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है
under the circumstance shall fix a minimum wage rate which is lower than the floor wage determined by the central government। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी मिनिमम वेज रेट को जो कि फ्लोर वेज से कम होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है फ्लोर वेज, उससे जो मिनिमम वेज है वो कम होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फर्दर द मिनिमम वेज फिक्स्ड प्रियर टू द फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज आर हायर देन द फ्लोर वेज। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि जो फ्लोर वेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया वो तो सेम ही रहेगा, वो तो जो भी उसने निर्धारित कर दिया वही रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो अपने हिसाब से मिनिमम वेज रेट को उससे कम रख सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिड्यूसिंग दोज रेट, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, यानी जो गवर्नमेंट उसके लिए निर्धारित की गई है उस मेन इंडस्ट्री या मेन उस स्पेसिफिक कोड या वेज के लिए उसके मामले में वो कुछ नहीं कर सकती। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी वो होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी उस आधार पर ही ये दिया जाएगा। वेज कोड प्रेस्क्राइब दैट द मिनिमम वेज आर टू बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम फ्लोर वेज है या फ्लोर वेज रेट है इसे हर 5 साल के अंतराल पर रिवाइज्ड किया जाएगा। तो अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखना है कि इक्वल रिम्यूनरेशन। इक्वल रिम्यूनरेशन क्या होता है? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के तहत जो वेज कोड होता है वो प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर विद रेस्पेक्ट टू वेज बाय एम्प्लॉयर्स और फॉर पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सेम और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। यानी इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई पुरुष है या कोई महिला है वो एक ही काम कर रही है, बिल्कुल एक जैसा ही उसका वर्क है, सेम। मान लीजिए इनका काम भी ऑफिस से रिलेटेड ही है, एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, और इनका काम भी एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, और दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको सैलरी हाई मिल जाए और इनको सैलरी लो मिल जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, इक्वल रिम्यूनरेशन ही रखना होगा। वेज कोड इंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन एजेंट ऑल जेंडर्स। मतलब वेज कोड ये इंश्योर करेगा कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर के आधार पर। वाइल अंडर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट द जेंडर्स वर स्पेसिफाइड एंड लिमिटेड टू मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो मेल है तो उसको अलग दे रहे हैं, फीमेल उसको अलग, इक्वल ही रेम्यूनरेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, बहुत सिंपल सा है। पेमेंट ऑफ बोनस में हम देखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड द प्रीवियस रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ बोनस आर आल्सो कंसिस्टेंट with the terms of payment of bonus act. Earlier the applicability is limited to employees drawing wages not exceeding into 21,000 पर मंथ। यानी कहने का मतलब है कि जो बोनस दिया जाता था वो पहले दिया जाता था कि जब 21,000 रुपये कोई व्यक्ति पर मंथ कमा रहा है तभी उसको बोनस मिलता था। ये पहले के जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट जो अलग अलग एक्ट थे उसमें था, लेकिन जो ये चारों एक्ट को एक कोड में, वेजेस कोड में जो कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसमें कहा गया है कि कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। यानी कोई रूल नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है बोनस देने के लिए कि आपका 21,000 होना चाहिए या 15,000 होना चाहिए। कोई फिक्स नहीं किया गया कि इतनी सैलरी होगी तभी बोनस मिलेगा। बोनस आपको मिल सकता है, इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी गई हैं। नाउ अंडर द वेज कोड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज empowered टू फिक्स द वेज थ्रेशोल्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी। यानी इस कोड के अंतर्गत जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो वेज थ्रेशोल्ड यानी कितना वेज के अंतर्गत बोनस दिया जाना है, यानी जितनी सैलरी है उस हिसाब से कितना बोनस दिया जाना है, इसको सेट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द वेज कोड लिस्ट आउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रिसीविंग बोनस इन लाइन विद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लाइक फ्रॉड, रॉयटर्स और वायलेंट बिहेवियर। और अगर कोई ऐसा मतलब गलत काम कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई रॉयटर्स कर रहा है, कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, तो उसे किस प्रकार डिस्क्वालीफाई करना है, यानी उसको बोनस नहीं देना है, इससे रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि इसको फिक्स कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें कोई थ्रेशहोल्ड नहीं रखा गया कि इतना ही मंथ आप कमाएं तभी आपको बोनस मिलेगा, ये पहले था, अब नहीं है। देख लेते हैं कि ये वेज कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाली गई है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। यानी पहले तो था कि जो भी वेजेस में प्रॉब्लम होती थी उसमें इंस्पेक्टर जाता था और इंस्पेक्ट करता था, चीज़ों को देखता था, लेकिन अब उस इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर भी बना दिया गया। फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि आप वहाँ जाएंगे, इंस्पेक्ट तो करेंगे, चेक तो करेंगे कि एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर ठीक से वेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आप इंस्पेक्ट करें और उसको पकड़ के ले आएँ, आप उसको फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट का मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनके बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी झगड़ा है, उसे सॉल्व करेंगे। तो द erstwhile enactment had the concept of inspector to carry out inspection and examination to ensure compliance of the enactment। यानी आप एग्जामाइन करेंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे। नाउ अंडर द वेज कोड द इंस्पेक्टर regime is replaced with inspector कम facilitator who shall be facilitate towards compliance and non-just inspecting authority। यानी केवल आप इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको
फैसिलिटेट करेंगे, उसको ठीक करेंगे। द इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयर एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द नॉन कॉम्प्लेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम बिफोर initiating any prosecution proceeding, or the appropriate government may lay down an inspection scheme with may also provide the generation and web based inspection and calling for information related to the infection। तो आप उसको ठीक से करेंगे और जो भी अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तब उसको वेब इन्फेक्शन के थ्रू आगे ट्रांसफर करेंगे। अब देखते हैं इसमें टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ क्लेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अब थोड़ा सी आपका रह गया है। द वेज कोड प्रिस्क्राइब्ड अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 3 ईयर फॉर फिलिंग ऑफ क्लेम्स बाय एन एम्प्लॉय एंड एज अगेंस्ट द टाइम लाइन्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्सिस्टिंग इनैक्टमेंट। यानी कोई इनैक्टमेंट हुआ है तो उसके लिए अगर आप कोई क्लेम करेगा, कौन क्लेम करेगा? एम्प्लॉय क्लेम करेगा, वो 3 साल के अंतर्गत उसको क्लेम कर सकता है। The dispute of fixation of bonus or eligibility for payment of bonus be deemed to be considered as an industry dispute। यानी अगर कोई बोनस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या पेमेंट ऑफ बोनस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो इसको किसके अंतर्गत देखा जाएगा? इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि जो इंडस्ट्री के झगड़े हैं उसके अंतर्गत इसको देखा जाएगा। एन एम्प्लॉय और एन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ऑफ विच द एम्प्लॉयज इज अ मेंबर, और कोई भी ट्रेड यूनियन हो या कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन हो उसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय है उसको एक मेंबर की तरह देखा जाएगा। और द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर क्लेम अंडर द वेज कोड बिफोर द नोटिफाइड अथॉरिटी। और जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो अगर बोनस से रिलेटेड पेमेंट ऑफ बोनस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड जो क्लेम्स एम्प्लॉय दायर करेगा उसकी एप्लीकेशन फाइल करेगा। देन अथॉरिटी शेल डिसाइड द क्लेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। और जब अथॉरिटी के पास ये केस जाएगा कि ये प्रॉब्लम है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच, तो वो डिसाइड करेगी कि इस 3 मंथ के पीरियड के अंतर्गत कि इसको कैसे ठीक किया जाए और 3 ही मंथ में उस चीज़ को निपटाएगी। अपील्स आर टू बी फिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। और जो भी अपील आप कर सकते हैं वो 90 डेज के अंतर्गत कर सकते हैं, यानी वही 3 मंथ्स या 90 डेज एक ही बात है। विच द अपीलेट अथॉरिटी विल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ देन इन 3 मंथ्स। और जो अथॉरिटी है उसको इस मामले का निपटारा 3 महीने के अंतर्गत करना पड़ेगा। क्लेम्स आर टू बी रिकवर्ड as areas of land revenue and remitted the same of authority for payment of concerned employee। और जो भी प्रॉब्लम है यानी अगर कोई एरिया का जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है बोनस से रिलेटेड है, तो अथॉरिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और एम्प्लॉय को उसमें राहत दिलाएगी। तो ये एक सिंपल सा है कि एक टाइम बना दिया कि इतने टाइम के अंदर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये भी आप देख लेते हैं। अनलाइक द प्रोविजंस ऑफ अर्लियर इनैक्टमेंट द पेनल कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द वेज कोड आर नॉट स्ट्रिंजेंट एंड ओनली इंटेल इम्प्रिजमेंट फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज। यानी जो पहले प्रोविजंस थे उसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, केवल जो इम्प्रिजमेंट में आते थे, इम्प्रिजेंट यानी जो जेल जाने तक की नौबत अगर आ जाए तभी वहाँ पर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी लगती थी। लेकिन अब जो वेज कोड आ गया है, द क्वांटम ऑफ फाइन्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर द वेज कोड हैव बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज्ड। इसको इंक्रीज कर दिया गया। फर्दर द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द वेज कोड नॉट बीइंग द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ओनली बी कंपाउंडेड बाय अ गजटेड ऑफिसर। यानी कोई भी पनिशेबल ऑफेंस है, यानी जहाँ पे पनिश करना है वो पनिशेबल ऑफेंस है इम्प्रिजमेंट के साथ। इम्प्रिजमेंट यानी जेल जाने योग्य कोई बात अगर हो गई है तो उसको एक गजटेड ऑफिसर के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा एज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और उस गजटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बार बार आ रहा है तो ये आगे आने वाली वीडियो में इसको और हम डिटेल में समझेंगे कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्लियरली मतलब क्या है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग होते हैं, तो इस लेबर लॉ से रिलेटेड जो गवर्नमेंट काम करती है वो इसके रिलेटेड जो रूल बनाती है उसको ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। मैंने थोड़ा सिंपली बताया, आगे इसको और डिटेल में समझेंगे और वीडियोस में। तो ये आपको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। कोड ऑन वेजेस बिल 2090 जिसमें कवरेज, फ्लोर वेज क्या होता है, मिनिमम फिक्सिंग मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, जो मैंने अभी तक आपको बताया वही सब कुछ है। और बाकी मैंने पीडीएफ के बारे में आपको पूरी नॉलेज दे दी है कि पीडीएफ आपको कैसे कैसे मिलेगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो और पूरा अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। थैंक यू।